अरे अनेक, तारों को अनेक भी कहते हैं। नहीं नहीं, देखो फिर से। सूरज एक, चंदा एक, एक 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 करके तारे भले अनेक। ठीक से समझाओ ना दीदी। वो देखो, अनेक चिड़िया। अनेक चिड़ियों की कहानी सुनोगे? हाँ हाँ। एक चिड़िया, एक एक करके अनेक चिड़िया। दाना चुगने आई चिड़िया। हमें भी सुनाओ ना। तो सुनो फिर से। एक चिड़िया, अनेक चिड़िया, दाना चुगने बैठ गई थी। हाय राम, पर वहाँ व्याध ने एक जाल बिछाया था। व्याध कौन दीदी? व्याध चिड़िया पकड़ने वाला। फिर क्या हुआ दीदी? व्याध ने उन्हें पकड़ लिया, मार डाला। हिम्मत से अगर जुटे रहे तो, छोटे हो पर मिले रहे तो, बड़ा काम भी होवे भैया, बड़ा काम भी होवे भैया। एक दो तीन। चतुर चिड़िया, सयानी चिड़िया, मिलजुल कर जाल लेकर भागी चिड़िया। दूर एक गांव के पास चिड़ियों के दो चूहे रहते थे और उन्होंने चिड़ियों का जाल काट लिया। तो देखा फिर तुमने, अनेक सिर्फ एक हो जाते हैं तो कैसा मजा आता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। व्यक्ति, संस्था, संगठन या सरकार, ये सभी अपनी विश्वसनीयता, अपनी क्रेडिबिलिटी कब खो देते हैं? तब जब इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर दिखलाई देने लगता है। इनके किए वादे झूठे हो जाते हैं, सच की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। आप देख रहे हैं मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन दबा दें जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मोदी सरकार ने सीजेपी के नेताओं से जंतर मंतर का आंदोलन खत्म होते वक्त एक वादा किया था कि जो मुकदमे लगाए गए हैं छात्रों पर, आंदोलनकारियों पर, उन्हें वापस लिया जाएगा। बाद में इसमें अपराधियों की बात जोड़ दी गई। अब कहा यह जा रहा है कि 2800 अपराधी पहचान लिए गए हैं। काश अयोध्या के अपराधी भी पहचान लिए गए होते, उनका भी रिकॉर्ड रखा गया होता, कैमरे चालू रहते, कितना बढ़िया होता। मोदी सरकार की, योगी सरकार की साख तो बच जाती, जो पूरी तरह खत्म होने को है। तो जो मोदी सरकार है, इनकी डबल इंजन सरकारें हैं, ये वादों पर टिकती नहीं है, ये किए वादों को निभाती नहीं है। अब सीजेपी के नेताओं ने तय किया आने वाली 5 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर से दिल्ली के पुलिस मुख्यालय तक ये मार्च करेंगे। मगर दिल्ली पुलिस ने अब एक बहाना बना दिया है। 12-13 अगस्त को दिल्ली में ही ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है, समिट होने वाली है। सुरक्षा कारणों से
इस मार्च को कैंसिल किया जा सकता है, अनुमति शायद नहीं दी जाएगी। तो सवाल यह है कि आप जो वादे करते हैं उन्हें निभाते नहीं। यही हाल शिक्षा का है। 2020 में एक बिल तो आ गया, एजुकेशन बिल, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ और उसमें तमाम खामियां भी थी। 20 से लेकर के 26 तक भागीरथी से बहुत पानी बह चुका है। एनटीए जिसका तर्स है, पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर सेट जिस तरह किए जा रहे हैं एआई द्वारा या कहूं करवाए जा रहे हैं, उनमें खामियां निकल रही हैं। जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वहां पर बत्ती गुल हो जाती है और भी तमाम अव्यवस्थाएं दिखलाई पड़ती हैं। तो छात्र अभी भी आक्रोशित हैं और मामला जिसका तस है। छात्र आंदोलन खत्म हो गया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, नए शिक्षा मंत्री आ गए, लेकिन अभी तक कुछ बदलता नहीं नजर आ रहा है। क्यों? इसके पीछे मंशा, सरकार की मंशा दिखलाई नहीं पड़ती, वो बहानेबाजी कर रही है। इसी तरह से संघ बात तो वननेस की करता है, मगर उसका जो वननेस है उसमें सिर्फ हिंदू समाहित होते हैं, हिंदुओं के अधिकार भी समाहित नहीं होते, उसमें मनुवाद भरा दिखता है। ऐसे में इनके वननेस में कौन समाना चाहेगा, कौन समाहित होना चाहेगा, कौन शामिल होना चाहेगा? तमाम हिंदू भी परेशान हैं कि उनकी आजादी छीनी जा रही है, उनके अधिकारों को मारा जा रहा है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो संघ जो बात कर रहा है अमेरिका जाकर के वननेस की, उसका विरोध हो नहीं था। आप करते रहिए यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन, उस पर विश्वास कौन करेगा? विरोध तो हो गई, क्योंकि आपका जो वननेस का आइडिया है वो बहुत लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, उसका दायरा बहुत सीमित है। उसमें कैसे क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख समा सकेंगे, जैन समा सकेंगे, बौद्ध समा सकेंगे? आप बार बार कहोगे कि सबके पूर्वज हिंदू थे, लोग इसे मान भी लेंगे, लेकिन आज जो मान्यताएं हैं सभी धर्म के लोगों की, जो तौर तरीके हैं, जो संस्कृति है, वो अलग अलग है। वो हिंदुत्व के दायरे में कैसे आ सकते हैं? In 1939, as 22,000 Nazis occupied Madison Square Garden, the RSS's own guru penned a manifesto praising the Nazi purging of German Jews as a wonderful example to emulate in India. 2 continents the same year and an identical appetite for purging a country of the wrong kind of people. And this week, 87 years after American Nazis claimed the stage of the most famous arena in the United States of America, India's Nazis will walk in their footsteps. Founded in 1925, the RSS is the world's oldest, largest, and fastest growing fascist paramilitary. And it has spent a century devoted to a blitzkrieg mission to remaking India in its Hindu nationalist image and to building the kind of fatherland that their guru wanted, one where Muslims and Christians live as guests or don't live at all. Good morning. My name is Sarita Pandey and I speak on behalf of Save America from Hindutva. The RSS is not a cultural organization. It is a Hindu supremacist paramilitary movement whose ideology and networks have been associated with horrific violence against Muslims, Christians, and other minorities in India. Killings, attacks on homes and businesses, and the destruction and desecration of places of worship. This movement is not confined to India. For decades, the RSS has built an infrastructure in the United States through deep ideological, historical, and organizational connections with US-based Hindu supremacist groups. Its ecosystem operates through shakhas, student organizations, charities, cultural programs, lobbying campaigns, and political advocacy, seeking influence in our universities, libraries, school systems, legislatures, and interfaith spaces. Now, its supreme leader Mohan Bhagwat is coming to Madison Square Garden. There is nothing inherently wrong with seeking legitimacy in America,
But the question is, legitimacy for what? Bhagwat is seeking American respectability for a movement and an ideology fundamentally at odds with American values of religious equality, pluralism, and equal citizenship. If this event proceeds, its most valuable output will be the photographs and the images. The supreme leader of the RSS beneath the Madison Square Garden name, addressing thousands from a celebrated American stage. Those images will circulate worldwide as evidence that Bhagwat was welcome and honored in New York. This is reputation laundering for an extremist organization. It's equivalent to giving a stage to the leaders of ISIS and Al-Qaeda. The U.S. Commission on International Religious Freedom has recommended targeted sanctions against the RSS for responsibility or tolerance of severe violations of religious freedom. American institutions should not help sanitize its record. Madison Square Garden should not lend its name, prestige, and credibility to this project. Mohan Bhagwat and RSS deserve scrutiny and sanctions, not legitimacy, spotlights, and applause. और आपका दायरा तालिबान से प्रभावित दिखता है, क्योंकि अब्दुल निमई जब आंदोलनकारी छात्रों को देशद्रोही कहते हैं तो यह दायरा देशद्रोह तक सीमित हो जाता है। जब टीजी मोहनदास छात्राओं के लिए कहते हैं कि ये बलात्कार होने पर सुख का अनुभव करती हैं, इन्हें बलात्कार से सुख मिलता है, तो उसके बाद कुछ कहने के लिए रह नहीं जाता। भागवत जी भले अपनी बात अमेरिका के न्यूयॉर्क में आज शाम को कहना चाह रहे हो। So it's part of RSS global outreach on the occasion of Sangh's 100th year. Some of our seniors thought that we have to outreach the mainstream societies of the different countries for 2-3 reasons. One is creating a positive narrative about India, Hindu, and also RSS. There are so many mispropaganda and misconceptions about Hindu, Bharat, and RSS. So to counter it, we have to create a positive narrative. This is one thing. Second thing is, we have to give the message of universal oneness, which is the message of our ancient Rishi Munis. That is, Vasudhaiva Kutumbakam, Krunvanta Vishwamaryam. These are all the thoughts which made us Hindus like this. That is, we want the whole globe to develop as a family. So, this message also has to be taken into the different parts of the world. Third thing is, Hindus, wherever they live, their interests, their rights has to be protected. Whether it is in USA, whether it is in European countries, whether it is in African countries. Today, Hindus and Indians, this diaspora is living all over the globe, in most of the countries. So, for the protection and protection of interest and rights of them, we have to outreach mainstream societies of the different countries. So, RSS Chief Dr. Mohan Bhagwat's this tour is also part of it. He'll be attending Universal Oneness program at Madison Square Garden in New York. He'll be attending a big community leaders meet at Toronto and again community leaders meet in London. न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में ये कार्यक्रम होना है, मगर लगातार विरोधी आवाजें वहां से सुनाई पड़ रही हैं। Been put into practice repeatedly, starting from the very first in 1948, when the RSS assassinated Mohandas Gandhi himself as the first act of terrorism in independent India. And yet, you can see as the RSS's guru praised Hitler's Holocaust, despite that, despite the fact that the guru of the RSS, a man who is garlanded and honored by the chief of the RSS, who will be here in 6 days at Madison Square Garden, despite that, MSG, James Dolan, Jim Dolan, is throwing open the doors and rolling out the red carpet to welcome the chief of the MS, the chief of the... इससे जुड़ा एक सोशल मीडिया का हैंडल भी ब्लॉक किया गया। किस कारण से हुआ इसके बारे में पता नहीं लग सका है, लेकिन सवाल यह है कि जो विरोध हो रहा है, जो अमेरिका की संस्थाएं विरोध कर रही हैं, यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम और भी तमाम संस्थाएं, वो इसलिए कर रही हैं कि आपका जो वननेस का आइडिया है वो आजाद ख्याल लोगों को पचता नहीं है।
स्वतंत्र सोच वाले लोगों को पचता नहीं है। मैं हिंदू हूं लेकिन मैं संघ को नहीं मानता, संघ की विचारधारा को एंडोर्स नहीं करता, कैसे करूंगा? इसमें जातिवाद है, इसमें एंटी मुस्लिम, एंटी क्रिश्चियन, एंटी सिख एलिमेंट्स हैं। किसान आंदोलन को किस तरह से कह करके बदनाम किया गया था कि इसमें खालिस्तानी, तो सिखों के साथ जब खालिस्तान जोड़ दिया जाता है तो सिख अपने आप को अपमानित महसूस करता है। सवाल यह है कि आप धार्मिक आजादी छीनना चाहते हो वननेस के नाम पर, तो इसका विरोध हो गई। आप किसी की भी आजादी मॉरल पुलिसिंग के जरिए छीनना चाहोगे तो कैसे कोई इसे स्वीकार करेगा? कनाडा के 40 संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन का। तो आप कैसा सेलिब्रेशन करना चाहते हो वननेस का? आपकी वननेस का आइडिया क्या है? बीते 12 सालों में भारत इसका गवाह रहा है। इंटरनेट का दौर है, दुनिया भर में खबरें हैं कि भारत में किस तरह से मॉब लिंचिंग होती रही है, आजाद पत्रकारों को परेशान किया गया है, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया है, मुसलमानों को जेल में डाला गया है। उमर खालिद शर्जीली मां कि आतंकवादी है, मुकदमा आज तक शुरू नहीं हुआ। 6 साल लंबा समय होता है। राम रहीम 17वीं बार जेल से बाहर आया है, 17वीं बार, और अब की बार फिर से 21 दिनों के लिए राम रहीम जमानत पर बाहर आया है। गजब का, वाकई ये संयोग नहीं, वाकई ये गजब का प्रयोग है कि किसी व्यक्ति को बार बार, और वो भी बलात्कार के दोषी को बार बार, किस तरीके से सरकारी रहमो करम पर जेल से बाहर आने की छुट्टी मिल जाती है। अभी 17वीं बार जब वो बाहर आया है तो 21 दिनों की फरलो उसे मिली है। 1 अक्टूबर 2020 को पहली बार बाहर आया था 1 दिन के लिए। मई 2021 में 1 दिन की पैरोल मिली थी। फरवरी 2022 में 21 दिन की फरलो मिली थी। जून 2022 में 30 दिनों की पैरोल मिली थी। अक्टूबर 2022 में 40 दिनों की पैरोल, जनवरी 2023 में 40 दिनों की पैरोल, जुलाई 2023 में 30 दिनों की पैरोल, नवंबर 2023 में 21 दिनों की फरलो, जनवरी 2024 में 50 दिनों की पैरोल, अगस्त 2024 में 21 दिन की फरलो, अक्टूबर 2024 में 20 दिनों की पैरोल, जनवरी 2025 में 30 दिन की पैरोल और अप्रैल 2025 में 21 दिन की फरलो, अगस्त 2025 में 40 दिनों की पैरोल, जनवरी 2026 में 40 दिनों की पैरोल, मई 2026 में 30 दिनों की पैरोल और अगस्त 2026 में 21 दिनों की फरलो। अब बताइए आप इसे क्या कहेंगे? संयोग की बात है या फिर प्रयोग की बात है? तो जब हमारी आजादी छीनी जा रही हो और आप वननेस का, एकात्मता का गाना गा रहे हो, एकात्म का, तो ये कैसी एकता है? You know, I also stand here as the first Indian American mayor in our city's history, and my mother's family is all still in India, and the vision of India that I was taught by my family and the one that I grew up being very familiar with was of a pluralistic society, of a secular republic that believed in the belonging of each and every person who was from India. And it has been incredibly troubling to see the rise of a movement that is predicated on an exclusionary vision of any country, frankly. And so it is one that I find myself in deep opposition to, not only as an Indian American, but also as the mayor of a city that believes deeply in the belonging of each and every person, no matter their color, their creed, their religion, their faith, wherever they're from. Should the rally be canceled, though, at MSG this weekend? I don't support the rally, but I don't know if the city has any jurisdiction on canceling a private event. आपकी पूरी की पूरी वननेस हिंदुत्व में समाहित है, और हिंदुत्व ये एक ऐसा आइडिया है जिसमें सच शामिल नहीं है, जिसमें ईमानदारी शामिल नहीं है, जिसमें अयोध्या में अगर लूट होती है, कोई सवाल करता है तो वो सवाल शामिल नहीं है।
देखिए बीजेपी में सम्राट चौधरी जी अभी तक बिहार में कुछ काम ही नहीं किए हैं। मोदी जी का कोई आदमी बोल रहा है कि मोदी जी का 14 करोड़ का मंदिर बनेगा और मंदिर जो गरीब के बीच वो बांट दे तो कितना अच्छा रहेगा। वो राम जी की तरह नहीं हो सकते हैं मोदी जी। अपने पिता के कहने पे वो 14 साल वनवास चल जाते क्या? प्रधानमंत्री जब बने थे और रात को ऐलान हो जाता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और उनके पिता कह देते कि 14 साल वनवास चल जाए तो वो चल जाते हैं मोदी जी। यानी आपका कहना है कि मोदी जी का मंदिर नहीं बनना चाहिए? नहीं, वो भगवान नहीं है। नहीं, वो प्रभु श्री राम की तरह हो ही नहीं सकते मोदी जी। लेकिन भगवान की बात तो बीजेपी करती है ना, भगवान राम की बात बीजेपी करती है। भगवान राम की बात करती है और चंदा भी चोरी करती है बीजेपी। ये किसने कहा आपको? चंदा चोरी किसने किया? बीजेपी ने। हनुमान जी को नचवाने लाए इधर बीजेपी के रैली में और उधर चंदा चोरी करवा दिए। पूरा अपडेट आप हो बीजेपी की हर खबर से, आप पूरी तरीके से, आपके पास जानकारी है, पूरी तरीके से अपडेट हो। ये केवल टीवी से हो रहा है, न्यूज चैनल से हो रहा है। हाँ। तो इसीलिए आप वहां पहुंचे छात्र आंदोलन में, इसीलिए आप पहुंचे कि वो बीजेपी के खिलाफ आंदोलन था। हाँ, वो बीजेपी के खिलाफ नहीं, वो छात्र का न्याय के लिए वो लड़ाई था। आगे भी आप जाओगे छात्र आंदोलन में? अगर हमको कोई बुलाता है तो हम जरूर जाएंगे। कल जो आप गए थे, आपको बुलाया गया था? नहीं, हम खुद से गए थे कल। तो आगे भी छात्रों के समर्थन में आप जाओगे? अयोध्या लूट ने जो राम भक्त हैं उन तक को निराश किया है। असली राम भक्तों को, मैं दिखावे वाले राम भक्तों की बात नहीं कर रहा हूं, जिन्हें सब कुछ स्वीकार है, जिन्हें बलात्कार सत्कार लगने लगा है, जिन्हें भ्रष्टाचार सदाचार लगने लगा है और सरकारी लापरवाही से हुई मौतें मोक्ष लगने लगी हैं, तो उन पर मैं क्या टिप्पणी करूंगा? वो तो सावन के अंधे हैं। चीनी महंगी होने पर भी वो इसके फायदे गिनाना शुरू कर देते हैं। इथेनॉल के फायदे पहले गिनाए गए, अब वो इथेनॉल चीनी पर आकर के टिक गया। उसने चीनी की बलि ले ली, इंजनों की बलि तो वो पहले ले रहा था। गड़बड़ी साहब नजर नहीं आते अब कहीं। इथेनॉल को लेकर के बड़ी मार्केटिंग कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि पेट्रोल सस्ता बिकेगा, पोल्यूशन कम हो जाएगा, विदेशी मुद्रा बचेगी। अब चीनी आयात करने पर विदेशी मुद्रा कितनी बचेगी ये बतलाएंगे? तो इनके पास सवालों के जवाब नहीं होते, बस आंदोलन को बदनाम कर दो, देशद्रोही बतला दो, दिमागी नस्ल बतला दो। तो जिस तरह के मोदी सरकार के और संघ के मंसूबे हैं, ये सफल नहीं होने वाले, क्योंकि 12 सालों में हमने इस सब को भुगता है। शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है, स्कूल बंद हो रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था इतनी महंगी हो चुकी है कि आम आदमी का बच्चा अब डॉक्टर इंजीनियर बन नहीं सकता, भारी कर्ज लेना पड़ेगा, वो कर्ज में डूब जाएगा। पहले गरीब आदमी का बच्चा डॉक्टर बन जाता था, इंजीनियर बन जाता था, नौकरी पा लेता था देश में विदेश में। अब कहां से पा सकेगा? शिक्षा व्यवस्था इतनी महंगी हो चुकी है और जिस तरह से टीचर्स की, प्रोफेसर्स की नियुक्तियां हो रही हैं अपने लोगों की, इनके अपने लोगों की, कम काबिल लोगों की, तो ये पढ़ाएंगे क्या? इनके पास तो वही वननेस का आइडिया, इनका वाला वननेस का आइडिया, मनुवाद है, उसमें जातिवाद है, सिवाय हिंदू धर्म के, और वो भी जो इनके फॉलोअर, इनके विचारों को मानते हैं, उनके सिवाय किसी के लिए जगह नहीं है। और वो कल्चरल शॉक, वो तो बड़ी चीज है। महिलाएं कुछ भी करें तो लोक लाज की बात सामने आ जाती है। इन्हें कल्चरल शॉक लगने लगता है, प्रधानमंत्री को आघात लगता है कि देखिए लड़कियां गाली दे रही हैं, कंगना ज्ञान बांटना शुरू कर देती है, जबकि सभी तरह के विज्ञापन कर चुकी है। अगर यही कृति अगर ईद पर एक पोस्ट डालेगी तो क्या ऐसे कपड़े पहनकर डाल सकती है? मुझे लगता है वहाँ तो फिर भी आप अपनी कजिन और बहनों से शादियाँ करते हैं। अगर यही कृति अगर ईद पर एक पोस्ट डालेगी तो क्या ऐसे कपड़े पहनकर डाल सकती है? मुझे लगता है वहाँ तो फिर भी आप अपनी कजिन और बहनों से शादियाँ करते हैं। ईद के भी विज्ञापन कर चुकी है, रक्षाबंधन का विज्ञापन अगर कृति सेनन कर लेती है तो उसके कपड़ों को लेकर के ये परेशान हो जाते हैं, आहत हो जाते हैं।
चल हाथ दे। अरे वेट ना। ओके फाइन, फर्स्ट यू। ओ हेलो, व्हाट्स ऑल दिस? अभी मेरे से पहले आएगा? लुक, वाह, स्पेशल राखी भी। ऑफ कोर्स। सी इट्स मैचिंग। मेरा गिफ्ट? गिफ्ट? This Rakhi celebrate your four-legged sibling too. और वो विज्ञापन सोशल मीडिया से हटाना पड़ जाता है। तो सवाल यह है कि इन्हें कावड़ यात्री और कावड़ यात्रा में नंगा नाच नहीं दिखेगा। जो बच्चे कावड़ी हैं उनकी गंदी हरकतें नहीं दिखेंगी, अश्लील हरकतें। वहां तो ये पुल बरसाएंगे, मगर छात्र आंदोलित होंगे, सवाल खड़े करेंगे, पेपर लीक होगा तो वो बेहोश हो जाएंगे, रोने लगेंगे। इन्हें वो नहीं दिखेगा। इनके जैन जी के नारे आप सुनेंगे। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, कॉकरोच जनता पार्टी वाली। आपके यहाँ से मोदी जी के 13वीं के समोसे आ गए, खाइए, एंजॉय कीजिए। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा मानक जी, उसमें आ रहा था कि बहुत सारे समोसे लाए गए, सैकड़ों। कहा गया मोदी जी की 13वीं के समोसे खाइए। आपके जो नारे थे वो थे कि राम का पति, एक कह रही थी कि मेरा लिंग मेरा अधिकार। ये नीट की बात हो रही थी या कुछ और तरह की समस्या इस मामले में चल रही थी? अभी मैं थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा मानक जी, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की है। इन्होंने कहा है कि संसद में जाने का अधिकार है। मैं बोलना चाहूंगा आपकी बात। हाँ बोलिए, मैं आपको पूरा मौका देंगे मानक जी, थोड़ा रुकिए। ये स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है दिल्ली पुलिस का, सुन लीजिए दीपक जी, थोड़ा धैर्य। अभी आपको बहुत परेशानी होने वाली है। अभी जब दूसरी जो धमकी गवर्नमेंट का हाथ मरोड़ के दोबारा धरना देने की सोच रहे हैं ना, थोड़ा अभी आपको हिसाब किताब करा जाएगा। अभी सुन लीजिए, ये जो संसद को आप समझ रहे हैं कि ये कोई लाइब्रेरी है। अच्छा होता है इतना हिसाब किताब आप उनके साथ करते जिन्होंने होगा हिसाब किताब, तुम्हारा भी होगा। 20 बच्चों की जाने गई है, हिसाब किताब तो होगा। आप सबका ये देश का युवा बहुत सम्मान करता होगा। क्योंकि इन्हें वननेस पसंद है, वन नेशन वन इलेक्शन, अपना हिंदुत्व, अपना धर्म, अपनी लूट जो अयोध्या में होती रही और देश में हो रही है। मुट्ठी भर लोग अमीर हो रहे हैं। 22,000 करोड़ रुपए का कर्ज और निपटारा सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए में। एनसीएलटी ने मोदी मित्र सुभाष चंद्रा की पर्सनल इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन में करीब 22,006 करोड़ रुपए के एडमिटेड क्लेम्स के मुकाबले 6.5 करोड़ रुपए की रीपेमेंट प्लान को मंजूरी दे दी है। यानी क्रेडिटर्स के करीब 99.97% दावे का हेयर कट। सीधे शब्दों में कहें तो हर 100 रुपए के दावे पर करीब 3 पैसे की रिकवरी। और सबसे बड़ा सवाल, इस फैसले का विरोध करने वालों में LIC हाउसिंग फाइनेंस जैसे बड़े क्रेडिटर्स भी थे। LIC हाउसिंग फाइनेंस का करीब 1,322 करोड़ रुपए का क्लेम था, लेकिन प्रस्ताव में उसे सिर्फ करीब 38 लाख रुपए मिलने थे। फिर भी 80.81% वोटिंग शेयर वाले क्रेडिटर्स के समर्थन के आधार पर योजना को मंजूरी मिल गई। अब जरा आम आदमी को याद कीजिए, बैंक की EMI की एक किस्त भी छूट जाए तो फोन, नोटिस और रिकवरी एजेंट घर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन बड़े कर्जदारों के मामले में हजारों करोड़ का हेयर कट। लेकिन ये सुविधा आम लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ मोदी जी के मित्रों के लिए है। बैंकों से 20,000 करोड़ का कर्ज उठाओ, फिर 2-4 हजार करोड़ चुकाकर बाकी गप कर जाओ। यही अमृत काल है। ये भी वननेस का आइडिया है। मोनोपोली डिओपोली चल रही है। जिन धंधों में बहुत प्रॉफिट है वो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में जाते जा रहे हैं, राष्ट्र मित्रों के हाथों में। और अमेरिका हम पर दबाव बना रहा है, हमारे देश में दखलंदाजी कर रहा है। सर्जियो गोर हमारे देश में घूम रहा है, टिप्पणियां कर रहा है। सवाल यह है कि आप देश को क्या बनाना चाहते हो? कैसे विश्वगुरु बनोगे? कहां से बनोगे? कैसे आत्मनिर्भर बनोगे? जब आप चीन की आयात पर निर्भर हो गए, जब आप चीन और चीनी की आयात पर निर्भर हो चुके हो, तो कहां से इसे विश्वगुरु बना सकोगे? बेकार के सपने मत बेचो। आपकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से होगा। नमस्कार।